और चलिए अब बात करेंगे अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर की। दोनों देशों के बीच छिड़ी ट्रेड वॉर से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, इस वक्त ये सवाल हर किसी के जहन में है। क्या दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर से अमेरिका और चीन की विकास दर जो है वो धीमी हो जाएगी? ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या कुछ असर पड़ेगा? अमेरिका चीन के बढ़ते ट्रेड वॉर का असर सिर्फ इन दोनों देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। भले अमेरिका ने चीन को छोड़कर अन्य देशों पर टैरिफ बढ़ाने के लिए अपने फैसले को 90 दिन के लिए टाल दिया हो, लेकिन अगर अमेरिका चीन के बीच ये ट्रेड वॉर बढ़ता है तो इसका असर पूरे विश्व के साथ साथ भारत पर क्या पड़ेगा? क्या भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है? भारत सहित अन्य देशों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दुनिया में जब भी चीन की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कोई उथल-पुथल होती है तो उम्मीद ये जताई जाती है कि इसका फायदा भारत को मिलेगा। ऐसे में भारत के लिए एक बड़ा प्लेयर बनने की संभावना है, यानी कि हम अपॉर्चुनिटिस्ट हो सकते हैं, लेकिन कई फैक्टर्स पर यह निर्भर करेगा। और सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि भारत इसको लेकर तैयार है। इसी मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे हमारे मेहमानों के साथ, लेकिन पहले हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर हुआ तेज, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर होगा असर। चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ जंग से मचा हाहाकार। टैरिफ वॉर से ग्लोबल इकोनॉमी पर मंडरा रहा खतरा। ये वो सवाल हैं जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ जंग अब तेज हो गई है। जिस तरह टैरिफ वॉर और बयानबाजी तेज हुई, उससे दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्ते करीब करीब खत्म होते दिख रहे हैं। अमेरिका और चीन ने भारी भरकम टैक्स लगा दिए हैं। ऐसे में दोनों देशों के लिए अपने उत्पादों को एक दूसरे के यहां बेच पाना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। इसे लेकर विश्व व्यापार संगठन ने इसे लेकर एक अनुमान भी जारी किया था। WTO का अनुमान है कि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव के कारण दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार 80% तक कम हो सकता है। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच ये टकराव वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। अंदाजा तो ये भी लगाया जा रहा है कि इससे ग्लोबल GDP में लगभग 7% की कमी आ सकती है। WTO का यह अनुमान ऐसे समय में आया था जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आयात पर शुल्क बढ़ा दिया था। इसके जवाब में चीन ने भी अमेरिका से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ा दिया था। ट्रंप ने चीन से दूरी बनाने की अपनी मंशा साफ कर दी है, जहां उन्होंने तमाम दूसरे देशों पर लागू टैरिफ को 90 दिनों के लिए रोक दिया है। वहीं चीन को इस मुरव्वत से बाहर रखा गया है। ऐसे में भारत के लिए एक बड़ा प्लेयर बनने की संभावना है, लेकिन ये कई फैक्टर्स पर निर्भर करेगा। अमेरिका और अन्य देश चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने में लगे हैं। ऐसे में भारत एक संभावित विकल्प के रूप में उभर सकता है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और इंजीनियरिंग सेक्टर में। अमेरिकी बाजार में चीनी वस्तुओं पर ऊंचे टैरिफ लगाने से भारतीय निर्यातकों के लिए जगह बन सकती है। हालांकि भारत के सामने कई चुनौतियां हैं। भारत को चीन के पैमाने पर दक्षता के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को काफी हद तक बढ़ाना होगा। इसके लिए महत्वपूर्ण निवेश, बेहतर बुनियादी ढांचा और कुशल श्रम शक्ति की जरूरत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और चलिए इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय आपको करा देते हैं। डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट है। आकाश जिंदल हमारे साथ इकोनॉमिस्ट है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय देने के लिए। आकाश जिंदल जी, शुरुआत आपके साथ करेंगे, क्योंकि इस वक्त ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या कुछ असर पड़ेगा, ये सवाल सभी के जहन में है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि अमेरिका और चाइना के बीच में जो ये ट्रेड वॉर है, टैरिफ वॉर है, ये और ज्यादा इंटेंस होते जा रही है। जी, सबसे पहले तो यूएस चाइना ट्रेड वॉर तो है ही है, लेकिन इसका इंपैक्ट आपको बता दूं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का क्लियरली मानना है मात्र यूएस और चाइना पे नहीं पड़ेगा, ये ग्लोबल इकोनॉमी को रिसेशन में ले जाएगा। पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे
इसका असर पड़ेगा और ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में जा सकती है। देखिए, ये टैरिफ लगाए गए हैं, ये टोटली अनरीजनेबल, इलॉजिकल नंबर्स। आप देखिए 145% टैरिफ, बड़ा सिंपल सी कैलकुलेशन है, वन डजंट नीड टू बी अ टेक्निकल एक्सपर्ट फॉर दैट। $10 की अगर कोई चीज मिल रही थी यूएस के कंज्यूमर को, तो क्या $24.5 की वो चीज को कंज्यूम कर पाएगा? और इसके में तो आपने भी टैक्सेस नहीं ऐड किए थे, टैक्सेस हैज टू बी एडेड, तो वो जाके $26 के आसपास हो जाएगी। क्या इतनी इन्फ्लेशन वहां का कंज्यूमर टॉलरेट कर पाएगा? और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल इकोनॉमी, आज हालात उस इकोनॉमी के अच्छे नहीं है। रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद 2 क्वार्टर्स तक दर्शकों को बता दूं, यूएस की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में गई है। जी हाँ, 2023 में यूएस में कॉन्सेप्ट है डेट सीलिंग, यानी सरकार कितना कर्जा ले सकती है, उसको सस्पेंड करके दे हैड टू बोरो मोर मनी ताकि वह खर्चा चल सके। तो जो इकोनॉमी पहले से ही स्लो डाउन का शिकार है, जो 3 साल से एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी कि इन्फ्लेशन कम कर सके, उस पे इतना बोझ पड़ेगा तो क्या हाल। अब आइए चाइना पे। चाइना की हालत तो उससे भी खराब है। चाइना की इकोनॉमी सारी की सारी एक्सपोर्ट के ऊपर है। द एंटायर इकोनॉमी इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। अब यूएस में सामान जाएगा नहीं तो क्या करेगा? चाइना कहीं ना कहीं डंपिंग करने की कोशिश करेगा। अब भारत हो या और कंट्रीज, वो सारे के सारे एजाइल है, सचेत है, वो एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाएंगे। तो उससे क्या होगा? उसका रिपल इम्पैक्ट बाकी इकोनॉमीज पे आएगा। तो चाहे इसको हमने ग्लोबल ट्रेड वॉर से, यूएस चाइना ट्रेड वॉर करना शुरू कर दिया, बट इम्पैक्ट्स अभी भी ग्लोबल होंगे। अब जहां तक हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान को कुछ एडवांटेजेस हैं। पहली, जो इंडिया में पोर्टफोलियो मनी, जिसमें हम फॉरेन इन्वेस्टर मनी कहते हैं, स्टॉक मार्केट वाला, वो चाइना जाना शुरू हो गया था, वो अब हिंदुस्तान वापस आ जाएगा। बिकॉज चाइना के साथ इतनी हॉस्टिलिटी होते हुए अमेरिकन इन्वेस्टर, क्योंकि हम ग्लोबल इन्वेस्टर तो एक शब्द हमने फैशनेबल बना लिया, अदरवाइज प्राइमरीली दे आर यूएस इन्वेस्टर्स और दे आर लेड बाय यूएस इन्वेस्टर्स। यूरोपियन भी उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो वो पैसा अब इंडिया आ सकता है। इंडिया आएगा वो पैसा, तो सबसे पहले तो हमारी स्टॉक मार्केट्स के लिए अच्छा रहेगा। दूसरा, हमारे फॉरेक्स रिजर्व तो $700 बिलियन से रिड्यूस होके $658 बिलियन के आसपास आ गए, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तीसरा, हमारा रुपी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे बूस्ट कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी सरकार है जो ग्रोथ ओरिएंटेड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कई ऐसे कॉन्सेप्ट लॉन्च किए हैं, चाहे मेक इन इंडिया हो, चाहे वोकल फॉर लोकल हो, आत्मनिर्भर भारत हो, या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ ऑलरेडी तेजी आई है, ग्रोथ आई है। ठीक है, टुडे ठीक वी आर है। एक्सपोर्टिंग। क्या क्या इम्पैक्ट होगा, आकाश जी विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। संजीव श्रीवास्तव जी, यहाँ पर आकाश जिंदल सर का तो ये कहना है कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि किसी की आपदा हमारे लिए अवसर बन सकती है। लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का तो ये कहना है कि जो देखिए, हमें पर डे $2 बिलियन जो है, हम टैरिफ जो हमने चेंजेस किए हैं, इससे हमें बेनिफिट हो रहा है हमारी इकोनॉमी को। देखिए, जो आकाश जी ने जैसा कि बताया, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जो यूएस चाइना का जो ट्रेड वॉर शुरू हो गया है, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को फेस करने पड़ेंगे। और ये जो नई सिचुएशन बन रही है, जिसमें कि 2 मेजर पावर्स कन्फ्रंटेशन में जा रही हैं, युद्ध में जा रही हैं, तो ऐसे में जाहिर है कि इसने एक क्राइसिस की सिचुएशन पैदा की है। और जब कभी भी क्राइसिस की सिचुएशन होती है, तो उसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, नई तरीके की स्थितियां बनती हैं, स्टेटस को बिगड़ता है, तो वो नए अवसरों को भी लेकर के आता है। तो जाहिर है कि इसने कुछ अवसरों को भी जन्म दिया है, लेकिन उन अवसरों के लिए हमें अपने आप को और अधिक तैयार करना होगा। जाहिर है कि जो सप्लाई चेन्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो बड़ी कंपनीज की चाइना से विड्रॉ करेंगी और वो अन्य डेस्टिनेशंस की तलाश में होंगी, उन डेस्टिनेशन की तलाश में जाहिर है कि भारत किस तरीके से और बेहतर से बेहतर विकल्प के रूप में अपने आप को तैयार करे, इसके लिए भारत को अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना होगा और अपनी तैयारियां तेज करनी होंगी। हालांकि इस दिशा में काफी अच्छा कार्य किया गया है, चाहे वो जीएसटी के रिफॉर्म्स हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संदर्भ में ये सरकार, प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और जैसा कि जिंदल साहब ने बताया कि ग्रोथ ओरिएंटेड गवर्नमेंट है, और ये जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि भारत एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित हो। तो ये भारत लगातार प्रयास कर रहा है, और ये जो पूरी स्थिति जाहिर है कि अगर सस्टेन करती है, जिसकी की संभावना दिखाई देती है कि ये जो कन्फ्रंटेशन है मेजर पावर्स का, वो लंबे समय तक भी चल सकता है। और इसके पीछे मैं कारण, पलक जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आज कहीं ना कहीं एक डीप सीटेड इनसिक्योरिटी से ग्रसित होता जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप जब ये कहते हैं
कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी कि उनका ये मानना है कि आज का जो अमेरिका अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है और उसको और बेहतर परफॉर्म करना होगा। और जो अदर इकोनॉमीज हैं, चाइना जैसी इकोनॉमी विशेष रूप से जिस तरीके से उसने अपने प्रभाव को बढ़ाया है और चाइना लगातार अपनी इकोनॉमिक डोमिनेंस को बढ़ाने की कोशिश करता है, उसको अमेरिका अपने लिए थ्रेट के तौर पर देखता है। और ये जो पूरी अग्रेसिव टैरिफ पॉलिसी का जो सबसे बड़ा टारगेट मेरे असेसमेंट के मुताबिक आज तक की डेट में जो दिखाई देता है वो चाइना ही दिखाई देता है। और चाइना के ऊपर आप देखिए तो उन्होंने 145% तक का टैरिफ बढ़ा दिया। डॉक्टर धीरज कौल सर, इस पर आपका का टेक है? क्योंकि अभी तक हमने जो चर्चा की, हमने बहुत आसानी से कह दिया कि भारत एक अपॉर्चुनिस्ट हो सकता है, हमारे लिए एक बहुत अवसर का मौका है। स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, बैटरीज, टॉयज, टेलीकॉम इक्विपमेंट, क्या भारत एक रिप्लेसमेंट, चाइना ये सब जो है एक्सपोर्ट करता था अमेरिका को, तो हमारे पास क्या रिप्लेसमेंट का ऑप्शन, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, ये इतना सिंपल नहीं है जितना आपको दिख रहा है। ये सब पहले से प्लान्ड है जून से, और मैं बार बार आपके शो पे और डिफरेंट शोज पे बोलता आ रहा हूँ। इसके अंदर दो स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट, हमारी नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। चाइना हमारे बैकयार्ड में पैनामा कैनाल के नीचे टनल्स बना रहे हैं। अभी हमारे वीपी वाइस प्रेसिडेंट वापस आए और उन्होंने बोला कि उस पर रोक रख चुकी है, और चाइना की जो पॉलिसी है छोटे छोटे पोर्ट्स को खरीद के फिर उसके अंदर एनेक्स करके डेप्थ देके कंट्रीज को टेक ओवर करने की वो अलाउ नहीं करेंगे। तो ये पूरा एक इकोनॉमिकल वॉर चाइना के साथ है, और इस ट्रैप में चाइना फंस गया है। 145% टैरिफ जो सस्टेनेबल नहीं है। आपको जान के इंटरेस्ट लगेगा कि अमेज़न ने अपने सारे ऑर्डर्स जो 150 बिलियन डॉलर के ऑर्डर्स थे नेक्स्ट 5 ईयर के, एज ऑफ यस्टरडे कैंसिल कर दिए हैं। वो माल जो प्रोड्यूस होना था वो कैंसिल हो गया। जो प्रोड्यूस्ड है, जो डायरेक्ट अमेज़न के टैरिफ उसमें नहीं है, वो अब मैन्युफैक्चर के ऊपर आएगा, और वो डंपिंग शुरू होगी। जो आपके पैनलिस्ट ने बात बोली, उससे हमारे मैन्युफैक्चरिंग को भारत के बचाने की सख्त जरूरत गवर्नमेंट पॉलिसी से पड़ेगी। लेकिन एक बात और समझनी जरूरी है, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अमेरिका के साथ हो रही थी, वो पिछले 40 साल नेफ्टा के कॉन्ट्रैक्ट के बाद इसीलिए हुई कि जो आम तबका है उसको बहुत सस्ती चीजें मिली, लेकिन 90 बंद हो गई, 5-5.5 मिलियन लोगों की जॉब्स चली गई। अब हम क्या कोशिश कर रहे हैं? सबसे पहले हम नहीं चाहते कि चाइनीज आर्मी स्ट्रांग होकर हमारे लिए थ्रेट क्रिएट करे, जो ट्रम्प बोल रहे हैं। नंबर 2, वहां की जो मैन्युफैक्चरिंग 2018 में, ये ध्यान देके आप सुनिएगा, 54 कंपनीज वहां से आउटसोर्स हुई थी, जो कंबोडिया, ताइवान, फिलीपींस और भारत में सिर्फ 3 ही आ पाई उस टाइम। लेकिन इस टाइम जो कंपनीज वहां से निकल रही हैं वो मैसिव हैं, और उसके लिए भारत इस टाइम कंबोडिया और फिलीपीन से कहीं कम टैरिफ, 26% के टैरिफ पे है। और अभी निगोशिएशन, बायलैटरल ट्रेड निगोशिएशन चल रही है, और मेरा विश्वास है कि वो 26 से भी कम हो जाएंगी, जो ट्रंप ने संकेत दिए हैं। और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस अभी भारत के दौरे पे आने वाले हैं, वहां पर भी ये कन्वर्सेशंस होंगी। तो भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में ये बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। प्रॉब्लम ये है कि सारी चीजें एक साथ आ गई हैं, टाइम ज्यादा नहीं है। लेकिन रीडिंग बिटवीन द लाइंस हमें इसके इंडिकेशन जून से दिख रहे हैं, लास्ट ईयर जून से होगा। तो भारत के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे पूरा विश्वास है हमारी लीडरशिप इसका पूरा। बट सर, एक बार मैं चाहूंगी आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालना। हम बार बार चीन का जिक्र कर रहे हैं, और चीन ऐसा नहीं है कि बहुत ही सिंपल सी कंट्री है, सिंपल सी लीडरशिप है, बहुत कनिंग कंट्री मानी जाती है, वहाँ की लीडरशिप बहुत कनिंग मानी जाती है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें 2018 में, तो सोलर पैनल्स पर इन्होंने टैरिफ लगाया, टैरिफ बढ़ा दिया था। तो चाइना ने क्या किया, यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट ने 2023 में ये जानकारी साझा की कि थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से और मलेशिया से ये अपना पूरा रूट जो है वो लेने लग गए, मतलब जो फिनिश प्रोडक्ट है वो वहां से जाने लगा। तो मतलब जो सोलर पैनल्स का एक्सपोर्ट था वो और ज्यादा चाइना का बढ़ गया। करेक्ट। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की है, 60 सेकंड दीजिएगा। आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग देखिए, वर्ल्ड के अंदर 31.2% जितना भी प्रोडक्ट है वो चाइना एक्सपोर्ट करता है ग्लोबली। भारत 2.9% एक्सपोर्ट करता है। भारत की आबादी चाइना ज्यादा है, तकरीबन 10x का डिफरेंस है। लेकिन ये जानना जरूरी है, उस टाइम भी एक आई वॉश था, चाइनीज कंपनी जो कि वापस वियतनाम में एस्टेब्लिश हुई, वो अपने रेवेन्यूज को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को दे रही है वापस। टिकटॉक जैसी कंपनी जो भारत ने राइटफुली बैन करी, वो भी अपने रेवेन्यूज वहां दे रही हैं। तो अब दोबारा ऐसा ना हो, इसी के लिए डोज को इन्वॉल्व किया जा रहा है कि हम चाहते हैं कि आई वॉश ना हो, जो ओनरशिप कंपनीज की हो वो चाइनीज कंपनीज ना हो, वरना हमारा पर्पस डिफीट हो जाएगा। और भारत में भी काफी चीजें असेंबल होती हैं, जो पार्ट्स चाइना से आते हैं असेंबल होती है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट्स को भी देखना पड़ेगा, क्या हमारे रेवेन्यू, जो हमारा ग्राहक है, अगर 100 रुपए का सामान खरीद रहा है, क्या 50 रुपए चाइना को जा रहे हैं पार्ट्स और सर्विसेज के लिए?
तो इसके ऊपर पूरे वर्ल्ड को ये देखना जरूरी है, क्योंकि चाइना एक ग्लोबल थ्रेट है साउथ ईस्ट एशिया के लिए, इस बात को मानना पड़ेगा। दूसरा, हमारे खुद के बैकयार्ड में पैनामा में बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, और ये समय आ गया है कि वर्ल्ड 2.0 ट्रेड सिस्टम, अमेरिका की खासियत क्या है, हम वर्ल्ड का 80% टेक एक्सपोर्ट करते हैं, वर्ल्ड का एआई हमारे पास है नंबर 1, टेक जॉब सबसे ज्यादा पेड है। ट्रम्प चाहते हैं 50,000 टू 120,000 की जो जॉब्स हैं, गुड पेइंग जॉब्स यहाँ आए, लो पेइंग जॉब्स वियतनाम, कंबोडिया, ताइवान, इंडिया, उसको हम केटर करें। उसके लिए अभी ट्रेड एग्रीमेंट्स आपके सामने अगले 2 हफ्ते में शुरू हो जाएंगे। मैं कंसल्टेंट हूँ बायोटेक सेक्टर का, मैं आपको बता रहा हूँ, जेनेरिक फार्मा की $10 बिलियन की इंडिया की एक्सपोर्ट है, वो आप देखेंगे बढ़ेगा, उसके टैरिफ्स नहीं बढ़ेंगे, आप ये देख लीजिएगा। मई में उसको रिवाइज करने की बात हो रही है, लेकिन जेनेरिक में इतना मुनाफा नहीं है। जो कैंसर ड्रग्स हैं, जो $5,000 का एक वाइल आता है, $2,500 का एक वाइल यूरोप से आता है, उस पर टैरिफ जरूर लगाए जाएंगे बाय मई। आकाश जिंदल जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं अभी, जिस रिप्लेसमेंट का मैं जिक्र कर रही थी, क्योंकि देखिए आई एम कंसर्न्ड अबाउट ग्लोबल इकोनॉमी, बट मेरी कंट्री पहले है। अभी अगर मैं 2025 बजट की बात करूं तो यहाँ पर जो ईवी बैटरीज हैं उनकी इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो ड्रॉप की गई है। तो हम क्या ये समझ लें कि अब आने वाले समय में भारत रिप्लेसमेंट के लिए पहले से ही तैयार था? ये संकेत पहले ही मिल रहे थे कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अगर वहां पर आएगी, रूल आएगा, तो इस तरह के बदलाव होंगे। देखिए, भारत बहुत सालों से तैयारी कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने पूरी की पूरी प्लानिंग की हुई है मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की, और उसमें हमें सक्सेस भी मिली है। डिफेंस में आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मोबाइल में हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कई चीज़ों में, गाड़ियों के हम एक्सपोर्टर बन गए, बहुत सी चीज़ों में एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी कर रहे हैं, और बहुत सी चीज़ों में यूएस को एक चीज़, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.in का मानना है, क्लियरली समझनी होगी, क्या यूएस के पास उस तरह की वायबल कॉस्ट पे काम करने वाली मैन पावर है? जवाब मैं खुद ही देता हूँ, नहीं है। क्या यूएस में उस रेट पे लैंड अवेलेबल है? नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है, हिंदुस्तान को इसका एडवांटेज क्लियरली मिलेगा, और फिर जो दोस्ताना संबंध है, दोस्ताना संबंधों का एडवांटेज भी मिलेगा। देखिए, ट्रम्प साहब ने एक चीज़ तो कही है, जिस दिन टैरिफ लगे थे उस दिन भी उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब उनके अच्छे मित्र थे। तो कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री साहब की जो ग्लोबल इमेज है, ग्लोबल ब्रांडिंग है, कैसे उनको पूरी दुनिया में सम्मान मिलता है, उसका फ़ायदा हमें मिलेगा। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग यहाँ बड़े स्केल पे शुरू हो रही है, उसमें कई चीज़ें, कई तो देखिए स्ट्रक्चरल चीज़ें, स्ट्रक्चरल चीज़ों में तो ओवरनाइट चेंज नहीं होता, उसमें तो टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे यहाँ कई तरह की फोर्सेज हैं। चाइना उस तरह की डेमोक्रेसी लेकिन नहीं, आकाश जिंदल जी, बहुत बार आप मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए, और अक्सर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर बहुत चर्चा करते थे कि हमने सर्विस सेक्टर पे काम किया, एग्रीकल्चर सेक्टर पे काम किया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर कभी पिछले 75 सालों में कोशिश करने के बावजूद भी वो रिजल्ट जो है वो नहीं मिले। तो उन फैक्टर्स के मद्देनजर क्या काम करने की जरूरत है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो ग्रो कर सकता था हमारे देश में, वो इतना ग्रो नहीं हुआ? देखिए, काम कहाँ करने की जरूरत है, काम ये है बेसिकली, हमारे यहाँ कई बार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को क्लियरेंसेस जो है फटाफट नहीं मिलती, क्योंकि सेंट्रल का रोल अपना होता है, स्टेट्स का अपना रोल होता है। मैंने बहुत बार, आपको भी याद होगा, तमाम नेशनल चैनल पे ये बात कही है, कैबिनेट मिनिस्टर के सामने बात कही है कि हमें एक पीरियड रखना पड़ेगा कितने में फाइल क्लियर होगी। आज अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आता है, हमें 10 डेज का पीरियड रखना चाहिए कि 10 डेज के अंदर उसे सारी क्लियरेंसेस मिले, और अगर 10 डेज के अंदर क्लियरेंस नहीं मिलती तो उसको ये रिप्लाई दिया जाए दैट व्हाई योर प्रोजेक्ट इज नॉट बीइंग क्लियर्ड, उसमें क्या डेफिशिएंसी है वो पूरी करे, और 2 दिन में उसको क्लियरेंस दी जाए। ठीक है, तो संजीव श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले मैं एक बारी पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़े हैं वो कुछ कहना चाह रहे हैं। धीरज जी 30 सेकंड्स, फिर मैं संजीव श्रीवास्तव जी के पास आऊंगी। जी, मुझे आपके बाद टाइम दीजिएगा, बट मैं अभी जो आपके पैनलिस्ट बात बोली, शायद वो थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं। ट्रम्प 2.20 इज वेरी डिफरेंट। हमारे यहाँ पे क्लियरेंसेस जो 14 साल से पेंडिंग थी, 24 आवर्स में हो गई हैं। ट्रम्प ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से किया। मैं यूएस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। एक मिनट, समझ आप नहीं पाए हैं, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है धीरज जी, मैं यूएस की बात नहीं कर रहा। आकाश जी कहना चाह रहे हैं कि विद इन इंडिया में जो बिजनेस क्लियरेंस है वो बहुत जल्दी मिले, और अगर नहीं मिल रही तो रिजेक्शन का कारण दिया जाए। जी सर, कंटिन्यू। ठीक है आकाश जी, धीरज जी बोलिए। Listen to what I'm saying. I can hear you. मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो ट्रम्प 2.0 है, उन्होंने लैंड की कॉस्ट को एक्सपोनेंशियली कम करने के लिए फॉरेस्ट क्लियरिंग एक्ट के रिवीजन एक्ट के ऊपर आप 2 हफ्ते के अंदर सिग्नेचर देखें, जिससे कि हमारा टिम्बर, हमारी यहाँ के घरों के अंदर जो
हाउसिंग इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा इशू है, उसकी सप्लाई का इशू था, उसके अंदर टिम्बर का इशू था जो कनाडा के साथ प्रॉब्लम आया। तो फॉरेस्ट क्लियर होगा, टिम्बर आएगा, जमीन की कॉस्ट गिरेगी और सब्सिडाइज रेट पे इंडस्ट्री को जमीन मिलनी शुरू हो चुकी है। आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई दैट पॉइंट। ठीक है, मैं थोड़ा धीरज जी को क्लैरिफाई कर दूं, एक मिनट, मुझे 10 सेकंड चाहिए। जी जी मैं जब क्लियरेंसेस की बात कर रहा था, वो हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग को मुझे बोलने का मौका तो दीजिए धीरज जी। ठीक है आकाश जी, आप अपनी बात Please पूरी allow me to कीजिए प्लीज सर, मुझे प्लीज। बात तो बोलने का मौका दीजिए। जी बिल्कुल आकाश जी, आप अपनी बात। मैं धीरज जी जब बात कर रहा था, ये जो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपीडिएट कैसे किया जाए, उसका जवाब दे रहा था मैं। यूएस की इकोनॉमी में क्लियरेंस कैसे दी जाए, उसको जवाब नहीं दे रहा था। हिंदुस्तान में स्टेट्स के पास जो फाइल जाती है वो 10 दिन में क्लियर की जाए, उनका टर्न अराउंड टाइम रखा गया, वो जवाब दे रहा था मैं। तो यूएस में की पॉलिसीज डिले करती है, इसके बारे में तो मैंने बात ही नहीं की। मैं हिंदुस्तान में कैसे चीजों को एक्सपीडिएट कर सके, प्रैक्टिकली फास्ट कर सके। ठीक है आकाश जी, मुझे लगता है कि कुछ लिसनिंग एरर हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पर संजीव श्रीवास्तव जी, बिल्कुल संजीव श्रीवास्तव जी, अब बड़ा सवाल ये हो जाता है कि कुल मिलाकर भारत का दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, और हमें आने वाले समय में अपने कार्ड्स किस तरह से प्ले करने चाहिए, क्योंकि ये वो पीरियड है जो भारत के लिए गोल्डन पीरियड है कि यहाँ पर अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस कर लिया तो बल्ले बल्ले है। देखिए पलक जी, आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में जो जियो इकोनॉमिक्स में, जियो स्ट्रेटजी, जियो पॉलिटिक्स में तो परिवर्तन हो ही रहे हैं, जियो इकोनॉमिक्स में भी और सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच दिखाई देगा। और अमेरिका जैसा जो राष्ट्र है, सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है, वो अब इतना इनसिक्योर होकर के और सेल्फ सेंट्रिक तरीके से अब अनेक मूव्स ले रहा है, इंडस्ट्रीज को वापस लाने की बात कर रहा है, अपने यहाँ जो है लेबर अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने की बात कर रहा है। तो ये बड़े परिवर्तन के संकेत हैं। और लेकिन इतना कहने के बाद मैं कहूंगा कि जो इमर्जिंग जो इकोनॉमी है, चाइना जैसी इकोनॉमी, भारत जैसी इकोनॉमी, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, जापान, जर्मनी, उनका भी एक बहुत ही बड़ा जो प्रभाव है वो आज के वैश्विक मार्केट में है। और वर्तमान समय में यूएस और चाइना के बीच में कन्फ्रंटेशन अवश्य है, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटीज अमेरिका क्रिएट करने की बात कर रहा है। लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगी सर, अगर मैं अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अमेरिका नीड्स चाइना और चाइना नीड्स अमेरिका, मतलब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है कि दोनों देश में से ज्यादा जरूरत किसको है, क्योंकि अगर मैं अमेरिका की ट्रेड की बात करूं तो वो ट्रेड डेफिसिट में है चाइना के साथ, अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करते हैं तो। देखिए चाइना की इकोनॉमी आज यदि नंबर 2 इकोनॉमी बनी है तो उसमें अमेरिका की भूमिका सबसे बड़ी रही है। 1979 के बाद से जो चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुए, उसके बाद से अमेरिका की बड़ी कंपनीज ने वहां पर, जाहिर है कि अपने इंटरेस्ट के लिए, सोवियत यूनियन को नीचा दिखाने के लिए और अपने चीप लेबर को और रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए उन्होंने बड़े सप्लाई चेन स्थापित किए। लेकिन आज की जो चाइना की इकोनॉमी है वो बहुत ही स्ट्रांग तरीके से उभरी है, सेकेंड इकोनॉमी बन करके उभरी है, और अमेरिका इसको लेकर के इनसिक्योर दिखाई देता है। यदि अमेरिका के राष्ट्रपति मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने की बात कर रहे हैं, पनामा और अनेक देशों, अनेक जो टेरिटरीज हैं उनको फिर से अपने ऑक्यूपेशन में लेने की बात कर रहे हैं, तो इससे अमेरिका की इनसिक्योरिटी, जो डीप सीटेड इनसिक्योरिटीज दिखाई देती है। तो ऐसे में ये जो कन्फ्रंटेशन है आने वाले समय में और अधिक बढ़ेगा, और ये भारत के लिए अपॉर्चुनिटी लेकर के आएगा। और मैं आपके सवाल के जवाब में स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से, संतुलित तरीके से, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जो अपनी जो एक स्वतंत्र और अपने राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रख करके चलने वाली जो सोच होती है, उसके आधार पर सारी स्थितियों को डील कर रहा है। भारत जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए वर्षों से प्रयास कर रहा है। ठीक है आकाश जिंदल जी, प्रयास कर रही है। सर क्लोजिंग से पहले मैं आपका क्लोजिंग कमेंट चाहूंगी। अभी स्मार्ट नहीं, ओवर स्मार्ट होने की जरूरत है, और एक क्लोजिंग कमेंट सर मैं आपसे भी लूंगी। सर 30 सेकेंड्स, आकाश जी। देखिए बिल्कुल क्लियरली वी हैव टू बी स्मार्ट, और हिंदुस्तान चीज़ों को यूटिलाइज करता है। रशिया यूक्रेन वॉर की बात हो, उसके बाद की बात हो, हिंदुस्तान ने सिचुएशन को डील किया है, चाहे कोरोना हो, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो, इजराइल इशू। तभी 2015 से 25 के बीच में दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कौन सी? मेरा और आपका भारत। 105% की जीडीपी ग्रोथ हमने दी है 2015 और 2025 के बीच में। 2.1 ट्रिलियन से 4.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी बनी है, और ये रिपोर्ट किसकी है? यूएस की रिपोर्ट कहती है। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार ने बिल्कुल धीरज कौल जी, सर 30 सेकंड्स फाइनल कमेंट, समय हमें इतनी इजाजत दे पा रहा है, प्लीज सर। Yeah, I wish you gave me a little more time because मेरा तो बहुत डाटा है, लेकिन I want to clarify, आपके जो पैनलिस्ट बता रहे थे
मैं इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात ही नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि हमारी एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो 14 साल यूएस की बात कर रहा हूं पेंडिंग थी, वो एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ने एक दिन में क्लियर कर दी। हमारे पास भी ये ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जस्ट टू लेट यू नो। लेकिन फ्यूचर का टाइम, मैं मार्केट्स में कनेक्टेड हूं, आई एम अ बायोटेक एनालिस्ट आल्सो, आई वर्क फॉर हेज फंड्स। बहुत वॉलेटिलिटी है, बहुत अनसर्टेनिटी है, और अभी बॉन्ड्स जो अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स है उनका सेल ऑफ शुरू हुआ है। तो ये समय बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, इसमें कई कंट्रीज का बहुत बड़ा घाटा होगा। अमेरिका इनिशियली हम लोगों पे चोट लगेगी, $4,500 पर फैमिली का तकरीबन कॉस्ट आएगा टैरिफ का, 5,500 से 5,000 का गवर्नमेंट का रिलीफ। बिल्कुल बिल्कुल सर, माफी चाहूंगी, समय हमें इतनी इजाजत दे पा रहा है। एक बार फिर आपको ऐसी ही चर्चा में बुलाएंगे और आप विस्तार से अपनी पूरी डिटेल जो आपने रिसर्च करी है वो बताइएगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय देने के लिए।